मुझे लगता है, मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट 12th पास करके अपना रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम जेई या नीट देने की कोशिश करते हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। उनके पास चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वो अपना कंसंट्रेशन और अपना कमिटमेंट बना के रखें। रीज़न, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी डॉटर 11th में है, शी हैज़ टेकन मेडिकल। और जो बच्चे 11th 12th के अंदर पढ़ते हैं और पैरेलल स्कूल भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जैसे भी अरेंजमेंट कर रखा है, बट बैक ऑफ माइंड एक लोड तो रहता है कि 12th का बोर्ड एग्जाम है या स्कूल के थोड़े कुछ एग्जाम्स, आईटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। बट 12th पास करने के बाद आप टोटली फ्री हो जाते हो, आपका माइंड टोटली फ्री है। आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो आपके पास काफ़ी सारा आपके हाथ में होता है। और ये बात मेरी आप हमेशा ध्यान रखना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट काफ़ी टाइम से इस फील्ड में होने की वजह से जो बात मुझे पता है, कोचिंग का जो रोल है वो एक लिमिटेड है। जो सक्सेस का मेन रोल है वो है सेल्फ स्टडी। आपका सेल्फ स्टडी कितनी क्वालिटी का और कितने टाइम का होता है, उस पर सक्सेस बहुत डिपेंड करती है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको फ्री माइंड चाहिए, आपका माइंड का एंगेज नहीं होना चाहिए कि मुझे वो भी टेंशन है, ये भी टेंशन है। पर्टिकुलरली आपके बोर्ड की तो ना रहे, आप बोर्ड से फ्री हो गए, कुछ और आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो एक आप ऐसी पोजीशन पे खड़े हो कि सक्सेस आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेडली और फोकस्ड वे में करते हो। वो सारे पॉइंट्स अभी आशीष सर आपसे डिस्कस करेंगे, मैं इतना सही पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। और जैसे ये अपनी ओरिएंटेशन एक तरह से क्लास ही है, और क्लास की शुरुआत आपको पता है अपन प्रार्थना से करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना में लगे जाए, सभी बच्चे बैठे बैठे ही प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएँ, खड़े होने की जरूरत नहीं है। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए, सबसे पहले हम लोग सभी स्टूडेंट जो लीडर हैं, आपको लीड करना है। कैसी लीड आपको करना है वो थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप सबसे ज़्यादा टाइम के साथ आप लीड कर रहे हैं। सबसे पहले आप सब अपने लिए क्लैपिंग करें ताकि मैं आशीष सर को बुला सकूं।
चलिए सभी को दोबारा से वेलकम और गुड इवनिंग। मैं प्लीज़ कॉल ऑन स्टेज आशीष सर हमारे साथी हैं। हेलो, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन को अंडरटेक करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो कहीं से कम आवाज़ आ रही है, ज़्यादा आ रही है, एनीवे दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। और फॉर दिस सेशन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं तो मैं हिंदी में ही कैरी ऑन करूँगा। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल भी हैं। हिंदी थोड़ी वीक है, ऑल्दो क्लास 12 तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, बट हिंदी धीरे धीरे काफ़ी वीक हो गई क्योंकि वो टाइम था जब हमारे टीचर्स ने ही सिखाया कि फाउंडेशन एक अलग चीज़ होती है और प्रोफेशन में जाते जाते कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे अडॉप्ट किया तो ठीक है, काम चल जाता है। सो कई बैचेस में मैं मिल चुका हूँ, बच्चों से कुछ बातें भी करी हैं और मैंने कहा भी था कि आप लोग कोई ओरिएंटेशन मिस मत करिएगा। सो आई कैन सी मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वी टॉक अबाउट रिपीटिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। आप सबके लिए ये साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्लास 11th के जो बैचेस होते हैं उसमें हम ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू होने से पहले रखते हैं और धीरे धीरे 11th के बच्चे उन बातों को भूल भी जाते हैं। आप में से भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड किया होगा। कल मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने 11th में अटेंड किया हुआ है तो ये ओरिएंटेशन अटेंड करने की ज़रूरत है क्या। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबको ये समझ में आना कि हम रिपीट पहली बार ही कर रहे हैं या दूसरी बार कुछ लोग कर रहे हैं नीट के लिए। अभी तो यहाँ सारे स्टूडेंट नीट और एम्स के एस्पिरेंट्स हैं। जेई में तो सेकेंड अटैम्प्ट ही अलाउड नहीं है, जेई एडवांस में। सो हम पहली या दूसरी बार अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं जिस चीज़ का हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ लाइफ में एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए। सो अभी जो भी बातें हम करेंगे ये सारे फैक्टर्स, मैं बहुत फास्ट चलूँगा और आप सबके पास पैड्स हैं, पेन हैं, तो कोशिश करिएगा कि जितने ज़्यादा फैक्टर्स आप नोट कर सकते हैं वो सारे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं तो सब चीज़ें जानते हो कि अगर कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसका इंस्टेंटली असर नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं जिनका असर होता है। अच्छा, मैं बीच में इंटरप्ट करता हूँ, कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है जो कि अब आपको सबको आपके BPMS अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगी। तो रादर देन रिकॉर्डिंग ऑन मोबाइल आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, चीज़ों को समझो, नोट करो। आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपके BPMS अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगी, आप कभी भी लॉगिन करके इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं। और शुरू के कुछ मिनट जनरल बातें हैं, फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ही हैं जिनके ऊपर मैं चलूँगा, बट आप नोट सारी चीज़ें कर लोगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और इस ओरिएंटेशन का पर्पस है आपको एकेडमिकली ओरिएंट करना, जो सत्यजीत सर ने अभी बताया कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको उस सब्जेक्ट की गाइडेंस मिलती रहेगी। एक बात अच्छे से दिमाग में रखना, एलन के रिजल्ट्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं, बट जिनके रिजल्ट आ गए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हम खुद हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और आप अगर देखोगे तो हज़ारों स्टूडेंट्स में कईयों के रिजल्ट आ गए, तो हम उनको नहीं देख रहे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए। ऐसा नहीं कि एलन में हर बच्चा जिसने एडमिशन लिया वो एम्स में या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गया। बहुत सारे स्टूडेंट, बल्कि जितने रिजल्ट हैं उतने ही ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचे। अगर उनको देखोगे तो नेगेटिव फीलिंग आएगी कि भाई इतने सारे तो सेलेक्ट ही नहीं हुए। बट हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आज के सेशन का मोटिव है। जितने भी फैक्टर्स मैं बताऊँ उनको पॉजिटिवली आप लो, उनको दिमाग में फीड करते चलो, क्योंकि जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा, हाई पेस के ऊपर आप चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये चीज़ें काम भी नहीं आएंगी। और वो मैं एश्योर कर सकता हूँ, मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। 1992 में मैंने टीचिंग शुरू करी थी और जो बातें मैं बता रहा हूँ मेरी बनाई हुई बातें नहीं हैं, और ये बातें मैं 25 साल पहले नहीं बताता था। हर साल स्टूडेंट्स कई सक्सेसफुल हुए,
कई सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन सब से डिस्कशन करते रहे। कई टीचर्स से एलन में आज 2000 के आसपास टीचर्स हैं, इन टीचर से डिस्कशन करते रहते हैं, वो भी अपने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट से डिस्कस करते रहते हैं। उन सब स्टूडेंट जो हाईली सक्सेसफुल हुए और जो सक्सेसफुल नहीं हुए, उनकी बातों से जो कंक्लूजन निकलता है उनके बेसिस पे ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझोगे तो वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एंश्योर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय रीऑर्गेनाइजिंग योर एकेडमिक स्ट्रेटजी एंड डे टू डे स्केड्यूल। हम अपनी सक्सेस को एंश्योर कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने 11th 12th में, या कुछ लोग सेकेंड अटेम्प्ट ले रहे हैं आफ्टर 12th, उन्होंने पिछले साल जैसे तैयारी करी उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी तैयारी का तरीका था वो सही नहीं था, इसीलिए हम एक अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है जो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी मेहनत में कमी थी, इस बार ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात दिमाग से हटा देना। सिर्फ मेहनत कोई काम नहीं करती है जब तक कि वो मेहनत हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक नहीं हो। आप देखो, बाई रीऑर्गेनाइजिंग योर एकेडमिक स्ट्रेटजी एंड डे टू डे शेड्यूल, हार्डवर्क नहीं लिखा हुआ है इसमें कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर मेहनत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिकली डे टू डे में करते रहोगे और अपनी एकेडमिक स्ट्रेटजी हम कहते हैं रणनीति को, जो फाइनली एग्ज़ाम फाइट करना है, उस फाइट करने की जो स्ट्रेटजी है, जो पूरे साल आपकी रणनीति बनी रहेगी, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत मेहनत कर रखी है, जिम में 4-4 घंटे मेहनत करते हो तो कोई भी फाइट वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो उसी तरह से एकेडमिक्स में भी सिर्फ मेहनत काम नहीं करती, और एक बात ये भी श्योर है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और मेहनत करने के लिए तो आई थिंक आप सब लोग ऑलरेडी तैयार हैं और कर भी रहे हैं। एम आई राइट? सो वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि मेहनत करनी है, तभी तो डिसीजन लिया है कि एक बार रिपीट करेंगे। लेकिन वो मेहनत करने का तरीका क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, क्योंकि सेशन एंड में हम पहले बताया करते थे, बट एंड होने के बाद फिर ये लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये ले ली गई है। एक एलन डिसिप्लिन डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जब आप बाहर जाएंगे इस ऑडिटोरियम से, तो ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें एक लेटर है, डिसिप्लिनरी फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है और पढ़ते रहनी है, क्योंकि आगे आपको टाइम के साथ कई लेटर्स मिलते रहेंगे। ACES सीरीज़ ऑफ लेटर्स, 1 या 2 महीने में एक लेटर मिलता है, उसमें कोई ना कोई सक्सेस स्ट्रेटजी या फेलियर टिप होता है कि ये करोगे तो फेल हो जाओगे, ये करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो आगे भी फॉलो करना है। सो इस डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से संभालना है। संवाद का फ़ोन नंबर है, एलन संवाद इज़ अ सिस्टम जहाँ से कि सारे स्टूडेंट्स एलन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और इस फ़ोन नंबर पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। 11 AM to 7 PM अवेलेबल है। मेरा डायरेक्ट एक हेल्पलाइन नंबर है, जिन बैचेस में मैं मिल चुका हूँ उन बैचेस में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिनसे नहीं मिला उनसे आने वाले टाइम में मैं मिल भी लूँगा। नंबर है 8233806878, जो वर्किंग डेज़ पे 11 to 7 PM एक्टिव रहता है। आप जब भी चाहें शाम को 7 बजे से पहले इस नंबर पे कॉल करके ये कह सकते हैं हमको आशीष सर से बात करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, कोई कन्फ्यूज़न है पढ़ाई से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉमन प्रॉब्लम हो तो ही शेयर करें, आप अपने इंडिविजुअल चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करें और बता दीजिए हमको सर से मिलना है। और ये बात है, अगर कोई बात पर्सनल है, कोई नहीं बताना चाहता, तो हमको तो सर से बात करनी है। आपके पास 24 आवर्स में वापस से कॉल बैक आएगा, 24 to 36 आवर्स में। वो आपसे पूछेंगे किस लिए मिलना है, आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कंसर्न बताएंगे वो डायरेक्ट मेरे पास ही आता है और उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर देते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं सर से ही बात करनी है, तो आप कह दीजिए सर से बात करनी है, वो जैसे ही मैं लेटेस्ट फ्री होऊंगा वो आपकी मुझसे फ़ोन पे बात करा देंगे। आप मिलना चाहते हैं तो वो आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम यहाँ पे आ जाओ, आप सर से मिल सकते हो। ये डायरेक्ट तरीका है। कई लोग मेरे पर्सनल नंबर कुछ लोगों के पास हैं, वो कॉल करते रहते हैं, फ़ोन पिक नहीं होता क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता हूँ,
और फिर मेरे पास कोई आके कहता है हमने आपको 10 दिन फ़ोन किया, आपसे बात नहीं हुई, मैं कहता हूँ आपने किया क्यों? जब सीधा तरीका है बात करने का, मिलने का, तो आप उसी तरीके से कनेक्ट करो। अर्जेंसी है तो इसी नंबर पे बोल दो बहुत अर्जेंट है, हमको सर से अर्जेंट बात करनी है, और जेन्युइन अर्जेंसी हो तो ही, क्योंकि मैं सारे ही स्टूडेंट्स के लिए उतना ही अवेलेबल हूँ। रात को सोने से पहले जितने भी सेकंड कॉल पे इश्यूज आते हैं वो सब कंक्लूड करके ही सोता हूँ। तो बाकी सारे बच्चे भी हैं, तो आप कोई अर्जेंसी नहीं है, पूरा साल हमारे हाथ में है, तो आप कंफर्टेबली पेशेंस रखो और जो तरीके मैं आज बताने वाला हूँ उसको लेके चलना है, क्योंकि बिना पेशेंस के हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और एलन की मेजर इन्फॉर्मेशन सारी एलन जयपुर की वेबसाइट पे है, jaipur.ln.ac.in। तो इस साइट पे कनेक्टेड रहें। एक बैच प्रोग्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका मैसेज आप सबके पास आ गया होगा या आ जाएगा। आप अपने सबके अकाउंट्स एक्टिवेट कर लीजिए उसके ऊपर। अगर कुछ स्टूडेंट 11th या 12th में एलन में थे तो उस अकाउंट में आपकी 11th-12th की इन्फॉर्मेशन पास्ट 2 ईयर्स की भी अवेलेबल होगी। आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, आपकी क्या कमियां रहीं, किस तरह से आपने टेस्ट में मार्क्स गेन करे, लूज़ करे, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उस BPMS सिस्टम के ऊपर अपने ऑनलाइन अकाउंट ज़रूर एक्टिवेट कर लें, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। अब सबसे बड़ा फैक्टर, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। यू आर रिपीटिंग एंड यू हैव टू अटेम्प्ट विद अ डिफरेंस। जो मैंने अभी आपको कहा, नॉट द सेम वे एज लास्ट अटेम्प्ट। ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट ले रखा है, तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट लिया है उस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो मेहनत आपका उस अटेम्प्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कर पाएगी, आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। To crack career competitions, it is essential to become a logical thinker and enhance your comprehensive and analytical abilities. कीवर्ड नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंटेशन भी आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहें तो उसको देख पाएंगे। ये की पॉइंट्स सारे होंगे और वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके ओरिएंटेशन लेटर में भी लिखे हैं। लॉजिकल थिंकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको जब भी क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जाए, या आप लोगों की डेली ड्यूटी होनी चाहिए कि जब आप क्लास से घर पहुंचते हैं, 1:32 PM आपकी जब भी क्लास होती है, अभी 1:30 तक है, आने वाले टाइम में आपका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर 2 या 2:15 PM तक हो जाएगा। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, यू मस्ट मेक अ स्ट्रेटेजिक हैबिट कि आप जैसे ही घर पहुँचें, 1:30 बजे आपकी क्लास छूटती है, आप 2 बजे घर पहुँचते हैं, 2:15 पहुँचते हैं, आधे पौन घंटे में जब भी घर पहुँचते हैं, तो एक ये हैबिट बना लीजिए, घर पहुँच के बहुत सारा अपने रूम पे पहुँच के, स्टडी रूम में पहुँच के बहुत सारा पानी पी लो ताकि भूख ना लगे, और इमीडिएटली अपने क्लास नोट्स ओपन करो। क्योंकि आप अभी पढ़ के आए हो, 3 क्लासेस हुई हैं, माइंड में नोट्स फ्रेश हैं, टीचर्स ने जो बोला है वो क्विकली मूवी की तरह रिवाइंड होगा और आपके ब्रेन के ऊपर री इम्प्रेस होंगी चीज़ें। भले ही क्लास में सब समझ में आ गया, फिर भी आपको ये एक्सरसाइज करनी ही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ किसी भी कंपटीशन को हिट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपके री अटेम्प्ट। किसी भी एक चीज़ को आप जब तक बार बार अपने दिमाग पे इम्प्रेस नहीं करोगे, आने वाले टाइम में आप भूल जाओगे। छोटी क्लासेस को याद करो, जब 1st, 2nd, 3rd क्लास में थे तो हमको किस तरह से मैथमेटिक्स की टेबल्स टीचर्स ने याद करवाई थी। 3 1 3, 3 2 6, और एक बार में याद नहीं हुई थी। टीचर्स गाते रहते थे, बच्चों को भी गवाते रहते थे। कम से कम 40 बार बोलने पे वो टिप्स पे आ गई थी चीज़ें। तो अभी 40 बार का टाइम नहीं है, बट मेक अ हैबिट। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी भी चीज़ पे आपको कमांड बिल्ड करनी है तो उस चीज़ को कम से कम 4 से 5 बार इम्प्रेस करना पड़ेगा 10 से 15 दिन के टाइम में। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये है वो है, मैंने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। मगर मैंने ऐसे स्टूडेंट जिनकी 10th क्लास में ग्रेड 5.66 या 6.5 तक आई है, ये पहले की बहुत पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ, 50-60% मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को मैंने नीट में जेई के अंदर टॉप 500 में सेलेक्ट होते हुए देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पिछले अपने टीचिंग करियर की बात कर रहा हूँ। और ये की टू सक्सेस है। जितने भी स्टूडेंट हाई परफॉर्मर हैं, उनकी एक ही स्किल है कि उन्होंने अपने पिछले टाइम में चीज़ों को इतनी बार रीअटेम्प्ट कर लिया है कि वो चीज़ें दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं कि उनको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके टीचर्स, जो क्लास में जिन टीचर्स को आप बहुत अच्छा मानते हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं तो वो टीचिंग में क्यों आ गए? कई लोग कहेंगे सर सैलरी अच्छी मिलती है इसलिए टीचिंग कर लो। प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि उनको ये जो की सीक्रेट है, या ये कह लो बहुत टाइम बाद समझ में आया, या 5 या 7 साल पढ़ाने के बाद एक ही चीज़ को इतनी बार 5 बैचेस में एक ही चीज़ पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ें ऐसी सेट हो गई हैं दिमाग में कि आपको टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाता है। जबकि अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो कहीं और होते, यहाँ टीचिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे रिपीटेटिव वर्किंग की वजह से वो स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। आप खुद करके देख लो, एक ही चीज़ को बार बार, चाहे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो ये गलती मत करना कि अगर एलएन के अंदर टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक आ रही है तो सब बढ़िया चल रहा है। टॉप 600 में आ रही है, वो भी टॉप 10 में पहुंच जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये रिपीटेटिव वर्किंग आपका दिमाग ओपन करेगी और वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग शुरू होगी। सबसे पहले क्लास से घर पहुँचने के बाद, क्योंकि एक बार तो पढ़ के आए हैं, इमीडिएटली कॉपीज खोलो, देखो, रेड पेन या हाइलाइटर लेके रखो, उसको अंडरलाइन करते रहो। जहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसा कैसे हुआ, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, ऐसा कैसे हुआ, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके पॉइंट आउट करके पूरी तीनों क्लास के नोट्स रिवाइज किए, 1 घंटा 1.25 घंटा जितना भी लगा। उसके बाद बैठ के खाना खाओ। भूख वूख किसी को नहीं लगती। आप सब लोग ऐसे घरों के हो जहाँ पे कि एक्चुअली भूख शायद ही किसी ने देखी होगी, या जिसने देखी है उसको आदत होती है, उसको भूख वैसे ही नहीं लगती। तो प्रैक्टिकली भूख नहीं लगती, पानी साथ में रखो, भूख लगे पानी पी लो, खूब सारा खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने खाना खा लिया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम बॉडी का है। ब्रेन से हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है हार्मोन सिक्रेशन में, और जो हमने फूड इनटेक लिया उसको डाइजेस्ट करने में। तो जब वो एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है तो आप ये मान लो 25 to 30% जो भी पढ़ के आए हो वो वैसे ही साफ़ होना शुरू हो गया। और खाना खाने के इमीडिएट बाद अगर कुछ पढ़ोगे तो ब्रेन उतना कॉन्सेंट्रेट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकली एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो कम से कम 20 से 25 मिनट तक एक्सट्रीम ड्रेनेज स्टेट होता है ब्रेन का एनर्जी का। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, एक तो खाना खाने से पहले अपनी क्लासेस को रिव्यू करो। दूसरी चीज़, खाना खाने के 15 से 20 मिनट तक पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद करने बैठना है। सो जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, अलार्म लगा दो 20 मिनट का, उसके बाद लग जाएंगे, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो। आफ्टर हैविंग अ मील, कुछ भी खाने के एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तक कुछ नहीं लेना है। लॉजिकल थिंकिंग को एक्टिवेटेड रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल एबिलिटीज जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतना हेल्प करती जाएंगी आपको। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जनरल बातों का ही फैक्टर है, गो डीपर ऑन रूट्स बाय मोर सेल्फ वर्क। जब हम रूट्स तक पहुंचते हैं तो खुद की ही वर्किंग से होती है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ मैं, दिस रिलेटेड टू अ गार्डन स्टोरी, बहुत पॉपुलर है, कुछ लोगों ने सुनी भी हो, बट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है ये, मैं कई जगह सुना देता हूँ ये। द स्टोरी इज़ रिलेटेड टू, ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स की है, जिनमें एक फ्रेंड तो ओल्ड रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और एक काफ़ी यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और उनकी दोस्ती कैसे हुई, उन्होंने अपने प्लॉट पे, पास प्लॉट थे, मकान बनाना शुरू किया, तो उनकी दोस्ती हो गई क्योंकि वो रोज़ आते जाते थे और सेम वॉल नेबर बनने वाले थे। तो उन्होंने एक जैसा घर बनाया, अच्छे डिज़ाइन से, खुशी से घर बन के तैयार हो गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ शिफ्ट हो गया वहाँ, और जो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे वो अपनी वाइफ के साथ आ गए, उनके बच्चे पढ़ने अब्रॉड चले गए थे। और वो रोज़ अच्छे से हंसते खेलते, सुबह मिलते, और इंजीनियर जॉब पे चल जाता, शाम को आते मिलते। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया घर तो सेटल हो गया है, अब बाहर काफ़ी खाली जगह, तो दोनों अपना गार्डन बनाते हैं। और दोनों में एक कंपटीशन टाइप का या शर्त लगी कि किसका गार्डन अच्छा बनेगा। तो उसमें दोनों साथ गए, एक जैसे पौधे लेके आ गए कि मैं भी यही पौधे लगाऊंगा, आप भी यही पौधे लगाओ, और हम अपने तरीके से इनको केयर करेंगे, देखते हैं 6 महीने बाद किसका गार्डन ज़्यादा अच्छा होता है, या 1 साल बाद देखते हैं किसका अच्छा होता है। तो दोनों ने अपने पौधे लगाए, और ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो बहुत टेक्निकली एक्टिव था, तो उसने अपना कई प्लानिंग करी, वाटरिंग का भी टेक्निकल सिस्टम बना दिया, खूब अलग अलग तरह की पढ़ के फर्टिलाइज़र ले आया, खाद ले आया, तो उसके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे।
और जो रिटायर्ड टीचर थे वो थोड़ा थोड़ा शाम को पानी दे देते, फिर सुबह दे देते और थोड़ी थोड़ी खाद दे देते। और वो देख रहा था, उसने इनको एडवाइस भी किया आपने इतनी कम खाद दिए, पानी कम दे रहे हो तो प्रॉब्लम होगी, पौधे उतने बढ़ नहीं पाएंगे। बट उन्होंने कहा जैसे कर रहा हूँ मैं कर लूँगा, जितनी मेरी हिम्मत है, एज भी थी। तो हुआ वही 3-4-5 महीने में जो इंजीनियर था उसके पौधे बहुत बड़े हो गए, बहुत भरे हुए थे और उसमें फ्रूट्स भी बहुत थे, क्योंकि सीधा जड़ों में इरिगेशन चल रहा था, खाद बहुत अच्छी प्रॉपरली सप्लाई थी, सारी थी। और जो टीचर थे उनके भी बड़े तो होते ही हैं पौधे और हरे भरे भी थे, लेकिन उतने नहीं थे। देखने में दूर से डिफरेंस दिख रहा था कि जो इंजीनियर है उसके घर में बहुत अच्छा हरा पूरा गार्डन है और इनका भी गार्डन तो है लेकिन उतना ज़्यादा वो हरा भरा नहीं दिख रहा है। फ्लावर्स भी पौधे में कम है और इधर उसी पौधे में बहुत फ्लावर्स से इधर फ्रूट आ रहे हैं तो कम है, उधर बहुत सारे हैं। चलते रहे, वो डे आने वाला था 6 महीने बाद देखेंगे, तो चीज़ें सामने दिख भी रही थी। और कोइंसिडेंटली ऐसा ही मौसम था, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत तूफान आया और सब अंदर थे। और सुबह दोनों घबरा गए कि हमारे गार्डन का क्या होगा। दोनों जब सुबह बाहर भागे तो क्या चीज़ दिखाई देती है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गार्डन था उसके सारे पौधे उखड़ के पड़े हुए थे, एक भी पौधा ज़मीन में लगा हुआ नहीं था। और जो रिटायर्ड टीचर थे उनके सारे पौधे उसी स्टेज में थे जैसे थे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो वो इंजीनियर कंफ्यूज हो गया कि मैंने इतना संभाला, सब किया और फिर भी ये स्टेज कैसे रह गई। वो भागता हुआ उनके पास गया, ऐसा कैसे हो गया जबकि मैंने इतना टेक्निकली बहुत पढ़ के संभाल के किया था। जो टीचर थे उनका एक ही रिप्लाई था, उन्होंने ये कहा कि मैंने इन पौधों को, क्योंकि ये सब पौधे ऐसे हैं जिनमें लाइफ है और लाइफ क्या होती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। मैंने इनको पानी भी कम दिया, खाद भी कम दी, तो उससे क्या हुआ, उन पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी होती चली गई पानी की खोज में, और जो मिनरल्स अर्थ के अंदर ऑलरेडी होते हैं उनको ढूंढने। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली गई। और इधर क्या हुआ, उन पौधों की सरफेस पे सारी खाद मिल रही है, इतना सारा पानी मिल रहा है, तो जड़ों को गहरा होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पौधे को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए अगर वो ऊपर ही मिल गई तो जड़ों को गहरा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। और ये जो स्टोरी है मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, टोटली टीचर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप लोगों पे ये 100% फिट हो रही हैं चीज़ें, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, पर टीचर ने बता दिया ये करेंगे, पैकेज में इतना लिखा है ये करेंगे, बल्कि उसको भी छोड़ेंगे। भाई एलएन के पैकेज में तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा है, नीट में तो सिर्फ एनसीईआरटी आती है, हम तो इतना ही करेंगे, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जहाँ आप सेटिस्फाई हो गए, जो वो इंजीनियर के पौधे थे उनको फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो वहाँ पे कभी भी आपकी रूट्स, जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। और अपनी जड़ों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको एलन से मिल रही हैं चीज़ें, जो आपको डिलीवर की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप बहुत थोड़ी सी मान के अपनी मेहनत को 4 गुना कर दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आपका टीचर कितना भी कह दे कि जो मैं बता रहा हूँ उसके एक एक वर्ड के ऊपर चलो, तुम इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को कहने दो, टीचर का अपना रोल है, बट आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम करना है और उसी काम के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़रूरी है इस स्टोरी को दिमाग में रखो और इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। मैंने इसलिए पहले स्टोरी बता दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि खुद के वर्क की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर आपने अपनी खुद की जड़ें नहीं जमाई, मैं आपको बता रहा हूँ टीचर्स पे या सिस्टम पे या किसी एक किताब पे डिपेंडेंट होकर कुछ नहीं होगा। सेटिस्फाई होने के लिए घुसते जाओ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है आपका टाइम मैनेजमेंट। एक चैप्टर पे ही घुसते चले गए, उसमें एक्सपर्ट बनने के चक्कर में बाकी चीज़ें छूट गई, क्लासेस आगे निकल गई, वो इम्बैलेंस और ज़्यादा खतरनाक है। तो चीज़ों को बैलेंस करना सीखना अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनदर थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस, यू हैव टू रिमेन हैप्पी एंड कंटेंटेड। ये बात तो नोट करके चलो, ऑलवेज कीप योर माइंड इन हैप्पी एंड कंटेंटेड स्टेट, कि आपको हमेशा अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। जहाँ पैनिक क्रिएट हुआ किसी भी स्टेज पे, चाहे आज एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट खराब हुआ, रोना धोना शुरू कर दिया और मेंटली डिप्रेशन में आ गई हो गए, ये चीज़ें आपके ब्रेन को बहुत लंबे टाइम के लिए वीक करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज
आपने पैनिक किया है, डिप्रेस हुए हो, तो आप ये मान के चलो ऐसा नहीं है कि किसी ने समझा बुझा दिया ठीक हो गए। आज अगर पैनिक किया तो कम से कम 10 से 15 दिन तक उसका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर, ब्रेन की एक्टिविटीज़ पे रहता है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। और हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल डिवाइस है। आप सब लोग मेडिकल पढ़ रहे हो, प्री मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ब्रेन बायोलॉजिकल डिवाइस है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। कभी सिर दर्द हो रहा है तो आप चाहो मैं तो खूब पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बायोलॉजिकली यू आर नॉट फिट। कभी भी रोते हो, चिल्लाते हो, किसी भी स्टेट में आपका वॉल्यूम लाउड हो जाता है, रोते हो, डिप्रेशन में होते हो, या बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव थॉट्स पे, आप में से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, कई बार पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, हम कुछ और ही इमेजिन करने लग जाते हैं। फिर पता चलता है यार बहुत देर बीत गई, वापस से आ जाओ। ये होता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। वो सबकी आदत होती है, सबको समझ में आ रहा है क्या है, कोई मानेगा या नहीं मानेगा मुझे पता है, मैं भी इसी एज से निकला हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। डे ड्रीमिंग या सेल्फ टॉक, तो ये जो हैबिट होती है सेल्फ टॉक या डे ड्रीमिंग की, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेसिंग हैबिट। इन चीज़ों को पता चलने के बाद, आज मैंने बता दिया, पता चलने के बाद इनसे दूर हटना है। और एक बार लगे रहोगे ना, खुश रहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। रिजल्ट खराब हुआ कोई बात नहीं, फिर लग जाएं, क्योंकि हर दिन एक जैसा होना है और अपनी मेहनत में कमी नहीं होने देनी। योर परफॉर्मेंस मस्ट ग्रो कंसिस्टेंटली। लगातार आपको ये फील होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है। आज रात को सोने से पहले मैं एक डायरी में एक पेज पे लिख के सोऊंगा कि आज मैंने क्या नया सीखा। हाँ, ये चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं पता थी, मैंने सीखी, तो वो फेथ आना चाहिए। और उनको जब 3-3, 4-4 बार करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। ये बात तो हमेशा के लिए दिमाग में रख लो कि एक बार कोई भी चीज़ करने के बाद वो आपके दिमाग में नहीं रहती। दिस इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल फैक्ट। बायोलॉजिकली आप अपने दिमाग में किसी भी एक चीज़ को घुसा के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते, क्योंकि कोई चीज़ हमारी आंखों ने स्कैन करी है, कानों से सुनी है, वो चीज़ वोलेटाइल फॉर्म में होती है। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ोगे आप सब लोग, समझ जाओगे सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो वोलेटाइल होती है। सेमीकंडक्टर को हीटअप कर दें या मैग्नेट्स पास लाएं तो वो एवेपोरेट होके रेज हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम तक छोड़ दो, पेन ड्राइव है, कोई पेन ड्राइव खाली हो जाएगी। 3-4 साल के लिए छोड़ दो, या गर्म कर दो, या मैग्नेट के पास ले जाओ, कई सारी चीज़ें। सो if along with coaching it is not happening, then probably it is a tough path for you. अगर कोचिंग के साथ आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आने वाला टाइम बहुत कठिन है, इतना टफ है कि फेस करना मुश्किल रहेगा। तो ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें ही चाहिए। खुश रहो, दिन रात मेहनत करनी है, 10 से 15 घंटे रोज मेहनत करनी है, और मेहनत सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। उसके बाद अपने आप परफॉर्मेंस ग्रो होगी। और ग्रो का मतलब क्या है? टेस्ट की रैंक ऊपर आना ग्रोथ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ग्रोथ का मतलब है आज रात को सोने से पहले आज मेरे पास होना चाहिए कि आज मैंने कुछ ऐसा सीखा है, ये 4 पॉइंट ऐसे सीखे हैं। उसको डिटेल में नोट्स नहीं बनाने, नोट्स तो कॉपी में चल ही रहे हैं आपके, बट ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सीखा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगेन देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ कूल माइंड हेल्प्स इन क्विक ग्रास्पिंग एंड लॉन्ग रिकॉल एबिलिटी। बहुत आराम से, शांति से, खुश रह के जो भी चीज़ की जाती है वो चीज़ दिमाग में लंबे टाइम तक सेटल्ड रहती है। और मैंने पैरेलल बता दिया, मुझे पता बताने के बाद भी कई लोग कूल नहीं रहते, आदत ख़राब है इरिटेट होने की, चिल्लाने की, गुस्सा करने की। इसलिए मैंने बताया तरीका, 4 या 5 बार सब पढ़ो। और कूल रहते हो और फिर भी 4 या 5 बार पढ़ रहे हो तो वो ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में आ जाओगे, जिसमें लोग कहेंगे ये तो गिफ्टेड चाइल्ड है, बहुत इंटेलिजेंट। उनमें यही एबिलिटी होती है और कोई फर्क नहीं होता। अ स्ट्रेस्ड माइंड लोअर्स योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड मेक्स यू डाउटफुल ऑलवेज। हमेशा डाउट्स दिमाग में रहते हैं कि जो पढ़ा है वो सही है या नहीं। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को दिमाग में रखें, और बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। अगर अपन कंपटीशन की बात करें, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऑलवेज रिमेंबर दैट मल्टीपल रीडिंग एंड रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस इन योर एग्जाम्स। मैं कई चीज़ें मैं खुद यहाँ 4 बार बोलूँगा ताकि कोई एक जना मिस कर दे पहली बार में तो बार बार आ जाए लिखी हुई। मल्टीपल रीडिंग एंड रिपीटिशन इज फॉर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन करोगे आप ये मान के चलो उन क्वेश्चन को 4 बार तो करना ही है, भले ही बोर हो जाएं लेकिन करेंगे, बोर होने के बावजूद करेंगे।
इसका बहुत क्लियर फैक्ट है, बहुत क्लियर प्रूफ भी है। आप में से कई लोग मूवीज़ देखते होंगे, कभी कोई एक मूवी देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी, कोई कहे दोबारा चलो तो मन नहीं होता यार, देख के आ गए, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मूवी है तो मन करेगा ठीक है चले जाएं, लेकिन एक बार देखा दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। हाँ ठीक है वो अच्छी लगी, बढ़िया थी, बट दोबारा नहीं जाना। स्टोरी कोई पूछेगा मोटा मोटा बता दोगे, लेकिन मूवी देख के आए हो, अगर कोई आपको सीन दिखा के पूछे कि इस सीन में क्या डायलॉग थे याद हैं, आप सब समझ रहे हो कोई भी नहीं बता सकता। सही कह रहा हूँ या नहीं? भले ही मूवी अच्छी थी, लेकिन एक बार मूवी देख के आए, कोई सीन दिखाएगा तो सीन देख के उस सीन की फीलिंग समझ में आ जाएगी क्या हो रहा था, बट डायलॉग याद नहीं आएंगे। भले ही बोरियत हो रही है, लेकिन वो मूवी दोबारा देख के आ गए पूरी ध्यान से, फिर बोरियत हो रही है, तीसरी बार देख ली, चौथी बार देख ली, 4 या 5 बार देखने आपको सीन दिखाएंगे, आपको डायलॉग टिप्स पे याद आ जाएंगे। आप लोगों की सराउंडिंग में कई लोग मिले होंगे, कईयों के पेरेंट्स होंगे जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उनको पुरानी मूवीज़ जो अच्छी हैं उसका एक एक डायलॉग याद होता है, वो कहते हैं नहीं हमने 7 बार देखी है, ये देखी है, हर एक मूवी का डायलॉग याद होता है। फैक्टर उतना सही है, आपकी क्लासरूम में टीचर्स मूवी चला रहे हैं, आप घर जाके उस मूवी को एक बार रिवाइज कर लेते हो, बट एग्ज़ाम में डायलॉग याद ही तभी आएंगे जब आपने रिपीटिशन किया हुआ है, अदरवाइज आपको नहीं आएंगे। हाँ, शाम को घर आके सिर जरूर पीटोगे, यार ये क्वेश्चन तो आता था, ये गलत कर दिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, ये गलत कर दिया, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है मैंने पढ़ा था, मिस हो गया। फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर दें, अरे यार सिली मिस्टेक हो गई, कह के उस पर वो पर्दा डाल दिया, आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें आखिर तक चलती रहती। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? ऐसा ही होता है सबके साथ। सो मल्टीपल रीडिंग और क्वेश्चंस भले इजी हों, कई लोग ये करते हैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं हुए बस वो क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं, और जो पहली बार में सॉल्व हो गया उसको दोबारा उठा के देखते तक नहीं है। ये दूसरी बेवकूफ़ी। पहली बार में सॉल्व हो गया वो ठीक है, वो क्यों सॉल्व हो गया? क्योंकि फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर अभी पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन किए तो सॉल्व हो गए, जो डिफिकल्ट थे मार्क कर लिए। आगे बढ़े, हीट ट्रांसफर का चैप्टर पढ़ा, वेव्स पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, साउंड पढ़ा, करते हुए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। फिर लगता है हीट रिवाइज करना है, तो कैसे रिवाइज करना है? थ्योरी पढ़ी और जो क्वेश्चन मार्क किए हुए इंपॉर्टेंट या जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए वो पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गया, इस बात को समझो, वो इसलिए हो गया क्योंकि उस वक्त तुम वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर तुमको पढ़ाया जा रहा था, मूवी लाइव चल रही थी। 4 महीने बाद मूवी को अगर 4 बार नहीं देखा है तो दिमाग में थोड़ी है आपके, वो इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा और वो गलती होगा एग्जाम में। दीज आर द मेन क्रिटिकल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच, ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से अच्छे स्टूडेंट भी अपनी रैंक गंवाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आप अपना जो मुकाम सपना देखते हो उस सपने तक पहुंच नहीं पाओगे। और मैंने अभी मना किया, दिन में सपने मत देखो। सपना होना चाहिए दिमाग में, ख्यालों में हमेशा लाइव रहना चाहिए सपना, क्योंकि सपने देखोगे नहीं तो पूरे क्या करोगे। लेकिन रोज दिन में बैठ के अपनी स्टडी डेस्क पे सपने मत देखो, वो सपने देखना बंद करो और इधर दिमाग लगाओ जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से हम पीछे जाते हैं। Reading same content from multiple resources helps in long-term retention ability. Obviously मैं चाहूँगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सब इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में इंग्लिश अपने आप बिल्ड करनी है और होगी ही होगी। एक ही चीज़ को अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं। आज जो चीज़ क्लास में टीचर ने पढ़ाई, क्लास नोट्स बनाए, उन नोट्स को अगर आपने पहले पढ़ा, मार्किंग कर ली, फिर एलन के पैकेज से पढ़ा, फिर एनसीईआरटी से पढ़ा, ये तो करना ही करना है। आपके पास कोई और बुक है तो उस बुक से भी रीडिंग लो, वही चीज़। बहुत एलिमेंट्री बात है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सबको पता है न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। उन लॉ को पहली बार टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद एक बुक में से पढ़ा, उसमें लॉ तो वही होगा लेकिन लैंग्वेज और स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। फिर दूसरी बुक से पढ़ा, उस बुक में उसके साथ 3 अलग एग्जाम्पल होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल सबको पता है, सेकंड लॉ के पता है, थर्ड लॉ के पता है। तीसरी बुक से पढ़े तो उसमें कोई और एग्जाम्पल होंगे।
जब 4-5 जगहों से पढ़ोगे तो पता है क्या होगा, आपका दिमाग सारी चीज़ें भूल जाएगा, अपने दिमाग में नई चीज़ें बना लेगा कि न्यूटन्स लॉज क्या थे, फिर आप खुद अपने एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे। ये फ़ायदा होता है अलग अलग जगहों से एक ही चीज़ को पढ़ने का। तो जितना टाइम परमिट करे वो बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस को भी दिमाग में रखना। टाइम जितना अवेलेबल हो इसके लिए 10 से 15-18 घंटे निकालने पड़ेंगे दिन में, इंक्लूडिंग कोचिंग आवर्स। टाइम निकालते जाओ, उस पर लगे रहो। टाइम इतना कम पड़ेगा आपको, लेकिन उस कमी के साथ को बैलेंस करना है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसका कोई तरीका नहीं है। बैलेंसिंग खुद को करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें यहाँ तक आ गए, इसमें यहाँ आ गए, इसमें आ गए, ये थोड़ा पीछे, फिर इसको खींचा, फिर इसको खींचा, अपने आप 15 दिन में सीख जाओगे सारी चीज़ों को बराबर लेना। किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूओ, बॉटनी सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट बोले नहीं सर फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से ही रैंक बनती है। मैं कहा बिल्कुल सही है, और मैंने कई बच्चे में बोला भी है, फिजिक्स से ही रैंक बनती है और बायो से रैंक गिरती है। बायो में जरा सी मिस्टेक करोगे एक झटके में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी रैंक, और फिजिक्स में मिस्टेक्स करोगे तो रैंक चढ़ नहीं पाएगी ऊपर। फिजिक्स थोड़ा अच्छा करोगे तो रैंक ऊपर चढ़ेगी। तो जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी ही जूलॉजी बॉटनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जूलॉजी बॉटनी को इतना सिक्योर करके चलना है कि उसमें तो एक नंबर ना कटे, 4-4, 5-5, बल्कि थ्योरी है तो 8-8 रीडिंग लो, प्रैक्टिस करने को तो है ही नहीं कुछ ज़्यादा जूलॉजी बॉटनी में। क्वेश्चन रीड करते करते सॉल्व होते हैं। तो रीडिंग 7-7, 8-8 बार करो। वो जब तुम्हारे फुल स्कोर के पास पहुंचना शुरू हो, साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जोड़ लगाना है, फिर इधर और बढ़ाना शुरू कर दो। डूज एंड डोंट्स थ्रू आउट एकेडमिक टेन्योर। जब तक आप यहाँ एलएन में क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सब के साथ आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सारी चीज़ें आपको समझनी है और देखनी है। सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज़ एंड कीप योरसेल्फ अ चीयरफुल पर्सन। अभी मैंने आपको बताया था ऑलवेज रिमेन इन हैप्पी एंड कंटेंटेड स्टेट। उसी को दूसरे तरह से बता रहा हूँ, तुमको सबको अपने आप पे सबसे पहले भरोसा रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप कुछ अचीव कर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली चीज़ खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप चीयरफुल रहोगे और खुश रहोगे। ये होना चाहिए, हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस बनेगा तब जब आप दिन में 17-18 घंटे लगे हुए हो, चीज़ें पूरी हो गई, उठा के पीछे वाली चीज़ को दोबारा करना शुरू कर दिया, रुकना नहीं है। और जब फुल टाइम यूज़ होना शुरू हो जाएगा ना, तब वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और ये भी, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास रखो, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। क्लास 10th के अंदर मेरे 61-68% ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, मुझे भी ध्यान नहीं है, अपने पेरेंट्स की बहुत डांट खाता था। बट फिर मेरी मदर ने ही मुझे समझाया चीज़ों पे लगे रहो। मैं कहता मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है, बस का ही नहीं है तो कैसे करें, जितना कर सकते हैं करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे, उधर इंटरेस्ट रहता था। बट वही चीज़ों को बार बार करते रहो, अपने आप चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं। बट वो ट्रस्ट होना चाहिए और वो फाइनल सपना दिमाग में होना चाहिए कहाँ पहुँचना है। रोज़ नए नए बैठ के सपने नहीं देखने पड़ते हुए। अपने आप को सपने का कैरेक्टर, हीरो हीरोइन नहीं बनाना है अपने को, जो सब लोग बनाते रहते हैं। अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं हम उस दुनिया के हीरो हैं, और फिर वहाँ अपनी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, और फिर थोड़े टाइम में वापस आ जाते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। सो उन चीज़ों से हमको बाहर निकलना है। अपना जो सपना है वो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना है, और पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। तो उस जगह पहुँचने के लिए ज़रूरी है, सबसे बड़ा फैक्टर पढ़ाई अपने आप होना शुरू होगी और सारी चीज़ें चलेंगी। और ये सेशन ख़त्म होने के बाद समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर की है। पढ़ाई तो चुटकियों में पता नहीं अपने आप को कैसे इंटेलिजेंट बना डालोगे। 100% इज नॉट असेंशियल, बहुत बड़ा फैक्टर है। Sometime if you don't cover full content, it's perfectly fine provided you are strong at what you have done. अगर किसी को लग रहा है कि मेरी टॉप रैंक नहीं आ सकती, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, नीट के अंदर टॉप 4000 या 5000 में रैंक बनाना। अगर किसी को लगता है मैं बहुत पीछे हूँ, तो टॉप 100 में आने की कोशिश करना भी मत। आना होगा तो अपने आप आ जाओगे, ये आने वाले 7 महीने में रास्ते बन जाएंगे। 100% करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको ये पता है कहाँ तक पहुँचना है,
हमको ज़रूरी नहीं है 650 का टारगेट लेके चलें। वो टारगेट मुझे पता है सबने बना रखे हैं, किसी का है कि नहीं हम 580 पे लैंड करना चाहते हैं, उसके पास आना है, किसी को ये नहीं 500 भी क्रॉस हो जाए ठीक है, किसी को लगता है 550। ये सब चीज़ें दिमाग में रखने की बजाय अपना बेस्ट दो, रिजल्ट अपने आप देखो कहाँ पहुँचता है। क्योंकि यार 580 टारगेट है और 560 आ गए तो अभी खुश हो जाओगे और रिलैक्स होके चलोगे, तो चीयरफुल तो हो जाओगे, रिलैक्स भी हो जाओगे, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। फिर वो 18 घंटे 15 घंटे 10 घंटे 8 घंटे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, वो ज़्यादा खुशी में चले जाएगी चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि 100% पे फोकस ना करो। अगर पूरी चीज़ें नहीं हो रही तो जो हो रही हैं उतना उतना चीज़ों को खींचो, कुछ छूट रहा है छोड़ दो, पूरा पेपर उस टॉपिक में से नहीं आने वाला। फिर वो लक पे डिपेंड करता है, और उस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे या 4 आएंगे, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम 70% कर लें 80% कर लें, लेकिन वो 80% ऐसा कर डालें कि वो इतनी बार कर लिया और ऐसा कर लिया। और फिर बता रहा हूँ मल्टीपल रीडिंग और उसको बार बार करना, अपनी चीज़ें टीचर्स से पूछते रहना और आपस में डिस्कशन करना, वो ऐसी चीज़ बन जाएगी कि उसमें कुछ भी आ जाए गलत होगा ही नहीं। तो 100% के चक्कर में हम सब कुछ लूज करते हैं, उस फैक्टर को बचा के रखना है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो इनडायरेक्टली देखो तो फर्स्ट स्लाइड में भी एक चीज़ थी, उसी को दोबारा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। जो फर्स्ट स्लाइड में लिखा था डे टू डे स्केड्यूल और एकेडमिक स्ट्रेटजीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक स्ट्रेटजी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, रिमेंबर योर गोल, जो अभी मैंने बोला, वो जो एक सपना दिमाग में है वो गोल दिमाग में होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं आना चाहिए। Believe in power of consistency. Even top efforts fail many times if done in bits and pieces or not organized. आप में से कई लोग होंगे जो बहुत अच्छे से जानते हैं 10 तक या 11 तक बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे या माने जाते थे, आज भी हैं, लेकिन 11-12 में पीछे मुड़ के देखें तो उनको दिखाई दे रहा है कि हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, बिखर गई चीज़ें, उनको समेट नहीं पाए, करते करते फाइनल एग्ज़ाम आ गए, फाइनल में बोर्ड्स भी ठीक ठीक हुए और नीट में नहीं हुआ या फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए। और जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छे से जानते हैं मैं किनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, सबको मन में पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुड़ के देखोगे तो 11-12 में दिखाई दे जाएगा आपको, लेकिन उसको देखने की बजाय इस बात को पकड़ लो, टुकड़ों में कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंसी वही है जो मैंने समझाया, रिपीट कर रहा हूँ, दिन में 17-18 घंटे लगातार लगना है। किसी को लगता है पढ़ के थकान होती है तो किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ। जो मजदूर सुबह से शाम तक, मुझे पता है कई लोगों के पेरेंट्स ने भी मजदूरी करी है, कई पेरेंट्स मुझसे मिले सुबह से रात तक मजदूरी करते हैं, वो नहीं थकते। तो आप पढ़ाई करके टेबल चेयर पे बैठ के यार आराम से कमरे के अंदर हो, धूप में नहीं पढ़ा रहा है कोई आपको, अंधेरे में लालटेन लेके नहीं पढ़ा रहा है, तो फिर कहाँ से थक गए आप? ठीक ठाक आई साइट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उम्र भी ऐसी है कि अभी तो ग्रोइंग स्टेज है, काय की थकान है? तो बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल चलना है, लगातार लगे रहना है और बैलेंस करना टाइम को और अपने एग्ज़ाम तक पहुंचने के रास्ते को, कि इतना टाइम बचा है इसमें मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगी। फिजिक्स पहले फुल करते हैं, फिर जूलॉजी लेते हैं, केमिस्ट्री बॉटनी, अच्छा ये चैप्टर 2 ही बार हुआ है। कई लोग चार्ट बना लेते हैं, वो भी अच्छा है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं हो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। चार्ट बना लेते हैं, मैंने एक्सरसाइज 2 ये पर्टिकुलर चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये मैंने 2 बार एक्सरसाइज 2 कर ली है, टिक लगे हुए दिख रहे हैं 2, तो अभी दिख रहा है ये 3 बार नहीं हुई है, 4 बार नहीं हुई है। जब टाइम मिला अच्छा अभी आधा घंटा है, क्योंकि 2 बार कर चुके हैं और अभी रिसेंटली करिए, 15 दिन 20 दिन के अंदर 4 बार करना ये भी ज़रूरी है, या 1 महीना ले लो, 1 महीने में 4 बार या 5 बार करना है। दिख रहा है 2 टिक हुए हैं, अभी बचा है, और अभी मेरे पास खाना खाना है, आधा घंटा खाली हूँ, तो आधे घंटे में उठा के तो पूरा एक्सरसाइज दोबारा अटेम्प्ट हो जाएगी। बट हर क्वेश्चन, सिर्फ वो नहीं जो कि पहली बार में नहीं हुआ था, अपने ब्रेन की बायोलॉजी को समझो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ को बिल्डअप करना है, उसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। अभी नवंबर या दिसंबर में हम ऐसे ही एक सेशन और रखेंगे, वो होगा सेशन ऑन रिवीजन प्लानिंग, ये ओरिएंटेशन है, क्योंकि आपको नवंबर से अपना फुल फ्लेजेड रिवीजन शुरू करना है। उसमें जो तरीके बताए जाएंगे वो काम ही तभी आएंगे जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे जो अभी बता रहा हूँ मैं।
डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, ये बहुत जरूरी है। वो पहला फैक्टर ये, ट्रस्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट एनी आइडिया और स्ट्रेटजी आफ्टर रिकन्फर्मेशन विद योर फैकल्टीज। आपको किसी फ्रेंड ने बता दिया, नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, एक वो आदत होती है, हमारी ह्यूमन कैरेक्टर है, दूसरे की थाली का खाना अच्छा लगता है हमेशा, चाहे हमको कितना ही कुछ भी मिल जाए। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मेरा फ्रेंड दिख रहा है, मेरी फ्रेंड दिख रही है कि नहीं वो तो ये कर रही है यार, उसकी रैंक भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरी तो आ ही नहीं रही है, मैं कैसे करूँगी, ये जब चीज़ें दिमाग में आती है ना, तो हम अपनी पढ़ाई और अपना ट्रस्ट छोड़ के, नहीं वो जो कर रही है वो करूँगी मैं तो, मेरा वो फ्रेंड ये वाली बुक कर रहा है, मैंने तो ये खरीदी ही नहीं, फिर ये बुक खरीद के लाएंगे, वो एक नया चैप्टर खोल लेंगे और अपनी नई डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। सो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, मतलब अपने ऊपर भरोसा करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, एलएन के क्लास नोट्स, एलएन पैकेज, एनसीईआरटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है, इन्हीं को 4-4 बार तो करना ही है। टाइम है तो एक आध बुक कोई और आपके टीचर्स बता रहे हैं उनको करो, रीड कर रहे हो तो भी 4 बार रीड करना है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी 4 या 5 बार अटेम्प्ट करना है। एंड दैट इज बेसिकली द बायोलॉजी ऑफ एवरी ह्यूमन। आपके सोच लेने से कि मुझे समझ आ गया, उससे कुछ नहीं होता, वो तो थॉट है एक, और थॉट हमेशा वॉलेटाइल होते हैं। सब जानते हो, आती हुई चीजें एग्जाम में सब गलत करते हो, इसीलिए सारा प्रॉब्लम चल रहा है। सेम डूज एंड डोंट्स वही कैरी ऑन कर रहे हैं अपन। एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, ये मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी आपको। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस वक्त शायद कई चीजें नोट नहीं करी, अब पॉइंट वाइज नोट जरूर कर लेना, बहुत जरूरी। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट किल्स योर टाइम विच इज वेरी वेरी लिमिटेड। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट को ही लेके। मुझे एक फ्रेंड दिख रहा है, वो कोई बुक कर रहा है, और मुझे पता है कि भाई मेरी रैंक तो आ रही है 435 और उसकी रैंक चल रही है 150, 170, तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करता है। वो बुक है मेरे पास तो वो नहीं है, पीछे से कुछ लाल है, चुपके से जाके देखेंगे करके नाम ढूंढ लिया। मैं ये करके देखता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है। जब आप बुक खरीद के लाओगे, उसके 4 चैप्टर करोगे, कम से कम 2 टेस्ट का मतलब आपके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 3 वीक्स रहती है, तो 6 हफ्ते तक वो बुक करोगे, फिर पता चलेगा परफॉर्मेंस तो कुछ उठी ही नहीं, तो ये बुक बेकार ले हुआ क्या, 1.5 महीना किल हो गया आपका। और 1.5 महीने का मतलब आपकी प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत कुछ किल हो गया, वो जो गया टाइम वो वापस नहीं आएगा। हमको मोटिवेशन रखना है, उसके लिए हर दिन को यूज़ करना है अपने तरीके से और खुद निकालना है तरीके। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आने वाली है, सब जानते हो अच्छे से और सबने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। अब अपना सेटिस्फेक्शन लो, जाके हर किसी से मत पूछो सर हम कैसे करेंगे कि परफॉर्मेंस उठ जाए। वो कैसे करेगा बेस्ट आंसर, ये पूरा ओरिएंटेशन सेशन है। यहाँ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी नहीं पढ़ा रहा, मगर इन फैक्टर्स को दिमाग में रख लिया, ये पॉइंट सारे नोट करके जाने, अच्छे से दिमाग में रखना जो यहाँ स्लाइड पे लिखे हुए आ रहे, अपने आप सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। और ऐसे दौड़ेंगी जोश के साथ कल से कि जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो दौड़ खत्म नहीं होनी चाहिए। वो एनर्जी लेके जाना है इस ऑडिटोरियम से बाहर हमको। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। नो प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन हिंदी मीडियम में बच्चों ने नया नाम सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। मतलब होता है आज की बात को कल पे टालना या बाद में टालना, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ डिलेइंग योर वर्क और प्लान, योरसेल्फ यू आर हैम्परिंग योर सक्सेस। अगर आप अपनी चीज़ों को टाल रहे हो, अभी तो मन नहीं है, ये चीज़ बाद में कर लूँगी, मैं ये कल कर लूँगा, ये जब चीज़ें आती हैं ना, तो आप ये मान के चलो आप अभी के टाइम को किल कर रहे हो और चीज़ों को आगे, ये थॉट दिमाग में आते ही ये वाली स्लाइड दिमाग में आ जानी चाहिए। जहाँ आप सोचो ये चीज़ कल करेंगे, इमीडिएटली याद आ जानी चाहिए। आशीष सर ने कहा था प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए, मैं वही गलती कर रहा हूँ, वही गलती कर रही हूँ, ये फीलिंग नहीं, इंस्टेंट कॉल हो जाएगी। ये जो नोटपैड पे आप लिख रहे हो ये चीज़ें अगर बार बार हर हफ्ते संडे को या जब टाइम मिले दोबारा पढ़ लोगे ना, दिमाग से निकलेंगी नहीं आपकी चीज़ें। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये अलग बात है, मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा होता है कि करते करते लगे हुए हैं, रात को जैसे ही तुमको पहली बार आंखें बोझिल होने लगेंगी, नींद आ रही है, 10, 11, 11:30 बज गए, नींद आ रही है, जरा सा भी लग रहा है, उसके बाद प्रोक्रास्ट नहीं करना है, वहीं पे चीज़ों को बंद करो और सो जाओ।
कभी भी ये गलती मत करना कि नींद आने लगी और मुंह धो के आ गए या कॉफ़ी पी ली और उसके बाद भी लगेंगे, ये गलती मत करना। नींद आने का मतलब है बायोलॉजिकली योर ब्रेन इज डिमांडिंग स्लीप, सो यू हैव टू टेक रेस्ट, और अपने आप नींद खुलेगी। अराउंड 6 hours to 8 hours स्लीप इज अ रीजनेबल स्लीप फॉर ऑल ऑफ यू। 6 घंटे से कम नहीं सोना है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, और एक ही बार में सोना है रात को। टाइम चाहे जो भी हो, जो भी का भी मतलब आइडियल बता देता हूँ। अच्छा रहेगा आप 11 बजे से लेके 6 बजे के 7 घंटे का टाइम रखो। इसमें 10 से 6 भी कर सकते हो, 11 से 7 भी कर सकते हो रफली। इसके अलावा आपको सोना नहीं है। इसके अलावा नींद आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, वो नींद चुटकियों में आप भगा सकते हो सिर्फ सोच के। उसके लिए कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है, कि बायोलॉजिकली आपको 8 घंटे से ज़्यादा नींद की इस उम्र में कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आती है उससे ज़्यादा तो आप खुद ही दिमाग में डिटरमाइन करके हटा लोगे, आपको कॉफ़ी या मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे से कम नहीं सोना है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। रेसिंग ऑल द टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो मैंने बात बताई उसी से मिलती जुलती चीज़ है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत जोश में आ गए, लगातार लगे हुए हैं, दिमाग ऑक्यूपाइड है, अभी ये अभी वो होना चाहिए। बट एक चीज़ और है, यू शुड नॉट ऑक्यूपाई योर माइंड टू मच विद योर गोल, टेक इट ईजी। बहुत रिलैक्स वे में लो, जो शुरू से बता रहा हूँ मैं। खुश रहो, कंटेंटेड रहो, सेटिस्फाइड रहो। लगे रहना है, लेकिन हमेशा रेस नहीं करनी है। रेसिंग पता है क्या होती है? टेबल पे खाना खाने बैठे हैं, साइड में जूलॉजी की एनसीईआरटी खोल के रखी है, वो भी पढ़ते जा रहे हैं, एक और मुंह में खाया, फिर वो पन्ना पलटा, फिर रायता खा लिया, कुछ कर लिया, ये सब चीज़ें चलता रहता। और रूटीन बना रखा है कि खाना खाते हुए हम जूलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, रीडिंग से काम हो जाता है, तो वो खाना खाते हुए भी टाइम यूज़ करेंगे। हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको तो फाइनल रिजल्ट दिखाना है सबको, और खुद भी देखना है। खाना खा रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम ले, तो आराम से बैठ के खाना खाओ, कुछ सोचना नहीं है, रिलैक्स रहो। खाना खाते हुए सपने देखो अपने, फिर उठो, और फिर जब 15-20 मिनट रिलैक्स करो, उस वक्त कुछ भी कर लो, अखबार पढ़ लो, ये कर लो। 20 मिनट बाद वापस लगे तो फिर रेस शुरू होनी चाहिए। ऑल द टाइम का मतलब 24 घंटे की रेस नहीं बनानी। मैंने देखा है बच्चों को हॉस्टल के अंदर, सुबह उठ के एक हाथ से ब्रश कर रहे हैं और एक हाथ में नोट्स है। वो कुछ नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। अगर कोई ऐसे हैं तो ऐसी बेवकूफ़ी मत, और उससे खुद को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं, वो झूठी तसल्ली दे देते हैं कि मैं 1-1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश करते हुए का टाइम भी यूज़ करता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, चीज़ें बैलेंस तभी होंगी जब जो काम कर रहे हो तब वही काम करें। तो रेसिंग ऑल द टाइम इज़ नॉट गुड। अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स चलना है, लेकिन लगे रहना है। 15-16 घंटे 18 घंटे बहुत होते हैं। 18 घंटे मतलब 6 घंटे सिर्फ सोने के बचे, उसके अलावा 1 घंटा हटा दो अपने खाना खाने का या जो भी बाकी करना, और बाकी लगे रहो। गपशप करने में, इधर उधर की बातों में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। माइंड कहीं ना कहीं हैम्पर होता जाता है। आई थिंक पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, दूर से मैं पढ़ देता हूँ। ऑल हाईली सक्सेसफुल पीपल आर नॉट जस्ट हार्ड वर्कर, दे टुक लाइफ वेरी लाइट एंड पैशनेटली। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा पुल आउट नहीं करूँगा, बट जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जिनके भी नाम सुना, एक आध नाम मैं बता देता हूँ। फेसबुक का नाम सबने सुना है, फेसबुक मार्क ज़करबर्ग ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स हैं। एप्पल का जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, ये 2-3 नाम सबने सुने। और भी ऐसे बहुत नाम हैं जो लोग जानते ही नहीं हैं। एक गैब नेवल हैं, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े वीडियो गेम या मोबाइल और कंप्यूटर गेम डिज़ाइनर हैं। गेम्स कई स्टूडेंट एडिक्टिव होते हैं, मैं भी खूब खेलता था। और जो गेम डिज़ाइनर्स हैं उनमें सबसे बड़े गैब नेवल हैं। तो ये जो लोग हैं, इन सब ने अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्स वे में लिया, कभी प्रेशराइज नहीं लिया। कई लोगों को पता होगा, पर्टिकुलरली ये इवन चारों जो नाम मैंने लिए, स्टीव जॉब्स, गैब नेवल, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। वर्ल्ड के टॉप कॉलेज में घुस के 2nd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, यार हमसे तो नहीं हो रहा, हमको तो जो करना है वो करेंगे।
और फिर पैशनेटली जो करना था उस पर 15-15, 18-18 घंटे लगे रहे, और अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दिया, अपने काम को भी बैलेंस किया, और चीज़ों को लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलाते रहे, तभी वो उस जगह तक पहुँचे। तो आपके अंदर अगर एक्चुअल पैशन है कि हमको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में घुसना है, तो आप ये मान के चलिए कि उस पैशन के साथ चलना है, लाइफ को बैलेंस लेके चलना है और इजीली चलना है। ओवरराइड नहीं करना है और रेसिंग ऑल द टाइम वाली लेवल नहीं लाना है। उस रेस को बैलेंस करके कंफर्ट वे में चलना है, लेकिन हाँ, टाइम को यूज करना पड़ेगा। रिलैक्स लेने का मतलब ये नहीं है खाना खा के 2 घंटा सो गए, फिर उठे, अंगड़ाई ली, फिर एक बार और शाम को नहाने चले गए, फिर बैठे आधा घंटा पड़ा, फिर कुछ करेंगे। सर ने तो कहा इजीली लेना है सब। दैट मस्ट नॉट हैपन विद एनी ऑफ यू। आप सब समझते हो, कोई छोटे बच्चे नहीं होगी क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे ओरिएंटेशन का जो क्रक्स है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। लास्ट पॉइंट है बट बहुत क्रिटिकल है, योर एक्सपेक्टेड एकेडमिक बिहेवियर इन ईयर लॉन्ग स्टडीज एट एलन। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप, अब ये वो वाला फैक्टर आ गया कि आप क्लासरूम में कैसे बिहेव करोगे और घर जाके कैसे बिहेव करोगे। आपकी पढ़ाई करने का तरीका, कोर स्टडीज़, अभी तक की जो बातें थी वो बातें थी क्रिटिकल फैक्टर्स जो आपकी पढ़ाई को सिस्टमेटिक बनाएंगी। ये फैक्टर डायरेक्टली पढ़ाई से रिलेटेड है। एलन के अंदर हम क्लासेस की बात करें, उसके बाद सेल्फ स्टडी की बात करें, तो सेल्फ स्टडी में 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। सब लोगों को पता है कि क्लासेस में कैसे फॉलो कर रहे हो। ये फैक्टर्स मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी जो घर पे करने हैं उनके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। प्लान्ड वर्किंग, वो भी मैं बता देता हूँ। रेगुलर डी लिस्ट एंड डब्ल्यू लिस्ट, ये क्या है बता देता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट और गोल बेस्ड वर्किंग, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। और इन तरीकों के साथ मैं आपको फ्री छोड़ रहा हूँ कि अपने खुद के कोई नए तरीके बनाने हैं वो भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्थर की लकीर के जैसे फॉलो करो, लेकिन जो बाउंड्रीज मैंने बनाई है उनके बाहर नहीं जाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जब नवंबर दिसंबर में ऐसे ही सेशन होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अब कैसे हम चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि 4-4, 5-5 बार अभी ऑलरेडी हो चुकी हैं चीज़ें। और टेस्ट आएगा तो टेस्ट से पहले एक बार रिव्यू तो पुराना वैसे ही करोगे, क्योंकि टेस्ट में हमेशा पुराने टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो नवंबर दिसंबर के बाद रिवीजन कैसे करना है, वो तरीके ही तभी काम करेंगे जब आपने ये चीज़ें करी हैं, अदरवाइज आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सो अगर हम पहला फैक्टर ही लें, प्लान्ड वर्किंग, प्लान्ड वर्किंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू ऑफ क्लास नोट्स जस्ट आफ्टर क्लास। पहला फैक्टर तो यही है। रिव्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही अपने स्टडी रूम में डेस्क और चेयर पे पहुंचोगे क्लास छूटने के बाद, कोशिश करो बीच में कोई और प्लान मत करो, इंस्टीट्यूट के बाहर रुक के फ्रेंड से गपशप मत करो। सीधा अपने स्टडी रूम में पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने नोट्स खोलोगे, जो भी आपकी कॉपी है उसमें आपने नोट्स बना रखें। ऑब्वियसली आप सब जानते हो कभी भी किसी एक क्लास में चैप्टर ख़त्म नहीं होता। चैप्टर्स बड़े हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो एक क्लास में ख़त्म हो जाए। छोटे चैप्टर भी हैं तो 2-3 क्लास लगती है ख़त्म होने, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज सबसे पहले तो क्लास नोट्स में ऊपर डेट होनी चाहिए, टुडे इज़ 29 जुलाई 2017। अगर ये मेरी कॉपी है तो क्लास शुरू होने से पहले, अगर मैंने जूलॉजी की कॉपी खोली है, फिज़िक्स खोली है, 29 जुलाई 2017 बहुत ज़रूरी है। डेट हमेशा हर क्लास की डालो नोट्स में, ताकि पता चले कि किस दिन क्या पढ़ाया गया था। जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स लिखवा रहा है, आप अपने नोट्स बना रहे हो। एक क्लास में 3 या 4 सब टॉपिक्स कवर होते हैं या टॉपिक्स कवर होते हैं, चैप्टर ख़त्म नहीं होता।
फिजिक्स में कई बार डिस्कशंस लंबे चलते हैं तो एक आध टॉपिक ही होता है, कई बार पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। जो कुछ भी हुए आपकी कॉपी के अंदर, वहाँ पे एक लाइन कंप्लीट करो जहाँ पे पता चले कि 29 जुलाई के नोट्स यहाँ ख़त्म हुए हैं, और इसके बाद एक हेडिंग डाल दो सेल्फ नोट्स या सेल्फ नोट्स ऑफ 29 जुलाई। अब जैसे ही आप अपने रूम पे पहुँचे, ये जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया गया है आपको, वॉट एवर इट इज़, कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे मान लो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर चल रहा है तो प्रोजेक्टाइल की हाइट, रेंज, ये वाले फॉर्मूले कुछ कराए गए हैं, 3-4 चीज़ें आज बताई हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले रेफरेंस के लिए एलन का पैकेज खोलोगे, एलन पैकेज की थ्योरी ओपन करोगे और उस थ्योरी में से एग्जैक्टली वही वाले टॉपिक्स खोलोगे जो आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं। सब समझदारों ढूंढ लोगे ये चीज़ पढ़ाई गई है, ये चीज़ यहाँ, कोई ज़रूरी नहीं है। हर टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, कोई टीचर आगे की चीज़ें पहले पढ़ाएगा, कोई टीचर पहले की चीज़ आगे कराएगा, लेकिन जो पढ़ाया है टीचर ने, हमको वो चीज़ें एलन के पैकेज की थ्योरी में ढूंढनी है और इसमें से रीडिंग करनी है। और इस रीडिंग में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है यहाँ पे कि हाँ यार सर ने ये बताया और यहाँ पे ये वाली चीज़ें, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मिली यहाँ पे पॉइंट लगाओ, वो चीज़ नोट कर लो, तो आपके इसी नोट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी नोट डाउन हो गई। कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिला, सर ने भी एग्जाम्पल कराया, बट नोट्स में कोई एग्जाम्पल मिल रहा है कि हाँ यार ये एग्जाम्पल पढ़ के मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल कॉपी करके डाल दिए। कंप्लीट हुआ। फिर एलन पैकेज के बाद आपको खोलनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से सेम वही थ्योरी, वो का वही कंटेंट खोलोगे, उसको रीड करोगे, आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें सर ने पढ़ाई, समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी में वही लैंग्वेज बदल रही है, एग्जाम्पल कुछ और हो सकते हैं, कुछ अच्छा मिले, कोई भी पॉइंट मिले, अगर सब कुछ यहाँ दोनों में कवर हो गया तो पढ़ के रिव्यू हो गया। कुछ अगर अच्छा लगे, नहीं ये वाली चीज़ है, तो इसको उठा के वापस से यहाँ से भी सेल्फ नोट्स में डालिए, बट ये उसी टाइम होना चाहिए। 3 क्लासेस हुई हैं 2-2 घंटे की, तो आपको तीनों क्लास को आधा घंटा देना है, सिर्फ 30 मिनट्स ईच। किसी क्लास में हो सकता है 10 या 15 मिनट ही लगेंगे, तो मैक्सिमम 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा ये नोट्स के मॉडिफिकेशन में। और इसके बाद खाना खाना है, ये बात ध्यान रखना। ये लेवल अचीव करना शुरू करो। जैसे दवाई भी 1 दिन में असर नहीं करती है, 1 दिन में असर नहीं करेगा, बट 1 महीने के बाद अपना खुद का कॉन्फिडेंस देखना। आप अपने टॉपर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद को फील होगा कि मैंने अपना रास्ता बना लिया, कैसे टॉप पे पहुंचना है। जो लोग आखिर तक एग्ज़ाम आने तक ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ें खुद इवॉल्व होना शुरू होंगी। दिस जस्ट अ बेसिक स्टेप टू स्टार्ट विथ। तो पहली चीज़ मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू ऑफ क्लास नोट जस्ट आफ्टर क्लास, ये तरीका है जिस तरीके से हमको ये काम करना है। दूसरा पॉइंट वही प्लानिंग का ही पार्ट है। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। अगर मैं इधर बात करूं, जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे सारे मिक्स ही ले रहा हूं मैं। फर्स्ट प्लान वर्किंग का ही पार्ट चल रहा है, और जो थर्ड पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट, वो भी मैं यहीं पे ही समझा दूंगा, क्योंकि इसी तरीके से मैनेज करना है कंटेंट, जैसे भी समझाया आपको। कंटेंट मैनेज करने का मतलब ही यही है कि जब आपने एलन का पैकेज पढ़ा तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली वो उठा के यहाँ कंटेंट को ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि जब भी आप क्लास नोट्स रिवाइज करोगे तो फ्यूचर में इन चीज़ों की थ्योरी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की एक्स्ट्रा चीज़ें ऑलरेडी आ गई हैं। ऑलरेडी ये चीज़ कवर हो चुकी है, इसलिए इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज क्लास नोट्स के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है, कीप योर प्रैक्टिस एंड क्लास नोट्स कॉपीज सेपरेट। अपनी कॉपीज़ को बिल्कुल अलग करना है। प्रैक्टिस कॉपी अलग रहेगी, क्लास नोट्स कॉपी अलग रहेगी। पर्पसली फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम आएगा ये।
कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज 2 सॉल्व करके गए हैं या एक्सरसाइज 3 सॉल्व करके गए हैं और क्लास में सर से डाउट पूछ रहे हो, और जब सर क्लास एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको उसको क्लास नोट्स की कॉपी में नहीं करना है, उसको आपको प्रैक्टिस कॉपी में ही करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस कॉपी है, घर में आपने एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्वियसली सॉल्व होगा या नहीं होगा, ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अभी मैंने आपको सबको बताया था, वो डे ड्रीमिंग शुरू होती है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसको काट देंगे, फिर ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा है, फिर एक हाथ बालों में चले जाएगा, खुजली करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर यहाँ पे ड्राइंग भी होती रहती है कुछ कुछ, अपने घर जाके कॉपी देखोगे तो खूब दिख जाएंगी अजीब अजीब, ओवर राइटिंग भी होती रहती है, यहाँ फ्लावर्स बनते रहते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर बनता रहता है, फिर वो ओवर राइट भी होता रहता है, या कुछ लिखा हुआ है तो जो अपनी राइटिंग है उसी को ओवर राइट करते रहते हैं। यहाँ पे कोई 8 9 5 मल्टीप्लाइड बाई 32 इक्वल टू लिखा है, तो बैठे बैठे इसी को ही ओवर राइट करते रहते हैं। अपनी कॉपीज देखोगे समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ। सो ये सबसे बड़ा क्रेडिट, और इसी बीच में कब पेन रुक गया और हम अपनी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। सो क्या करना है, तुम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करोगे, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे लिखना है रीट्राई, इसको काटना नहीं है, डोंट कट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज के बाद लाइफ में कॉपी में कुछ भी नहीं काटेंगे अपन, रीट्राई फिर ट्राई करोगे, क्योंकि ये मेथड सामने है तो दिख रहा है, तो अब वो मेथड दोबारा नहीं लगाओगे। अगर तुमने काट दिया तो रीट्राई में भी उसी मेथड के दोबारा लगने के चांस बढ़ जाते हैं, दिमाग चलना कम हो जाता है। कटा नहीं है तो ये मेथड दोबारा नहीं लगेगा, अपने आप ही नहीं लगेगा, क्योंकि सामने दिख रहा है। और नहीं हो रहा है तो यहीं पे कोई खाली जगह नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दो। और जब ये एक्सरसाइज 1 क्लास में डिस्कस होगी तो ये प्रैक्टिस कॉपी लेके जाओगे, और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ है सर से पूछोगे, सर जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिखोगे CS, CS का मतलब होता है करेक्ट सॉल्यूशन, और जो सर बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं वो इसके सामने लिखोगे, और यहां एक एरो लगाओगे, ये इसका मतलब आपके ये दोनों सॉल्यूशंस गलत थे और इस तरीके से करना था, ताकि जब इस कॉपी को रिवाइज करो तो पता चले मैंने पहले ऐसे सोचा, पहले ऐसे सोचा, दोनों गलत थे, सही तो ये तीनों सामने दिखेंगे, लाइफ में कभी ये गलती रिपीट नहीं होगी। बहुत कम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं, और आज के बाद करना यही है। और ये चीज मैं 11th वालों को भी बताता हूँ, कई लोगों ने मेरा 11th में 2 साल पहले ओरिएंटेशन अटेंड किया तो अच्छे से जानने बताई थी, लेकिन टाइम निकल गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, और वो जो कमी है हमारे अंदर वो चलती रह जाती है। डॉक्टर ने दवाई बताई, विश्वास करके खाओगे तो ठीक होगे, अपने तरीके से चीज़ें बिगड़ती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस कॉपी को मैनेज करने का तरीका बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमको लूज नहीं करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अपन सेकेंड पॉइंट पे आए, रेगुलर डी लिस्ट एंड डब्ल्यू लिस्ट, ये लिख लो, डी लिस्ट का मतलब है डाउट लिस्ट, डब्ल्यू लिस्ट का मतलब है रॉन्ग लिस्ट। आपको अलग से पेज पे ये 2 लिस्ट क्रिएट करनी है। कैसे करनी है उसको ध्यान से समझो। आपकी एक छोटी डायरी हो सकती है जिसको आप डी डायरी नाम दे सकते हो, या डी कॉपी बना लो, और एक अलग छोटी सी कॉपी पेजेस को स्टेपल करके बना लो, डब्ल्यू कॉपी या डब्ल्यू डायरी। पर्पस क्या है, डी कॉपी तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ों में एक्टिव रहती है, डब्ल्यू कॉपी सिर्फ प्रैक्टिस में काम करती है, डब्ल्यू कॉपी कभी भी थ्योरी में काम नहीं आएगी। कैसे काम आएगी उसको ध्यान से समझो। कुछ लोग भूल जाएं तो इस ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। ये आपके क्लास नोट्स हैं, ये आपने सेल्फ नोट्स बनाए एलन पैकेज या एनसीईआरटी से। कुछ लोगों के पास टाइम मिल रहा है, स्पीड अच्छी है, तो एक कोई रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी डालो।
लेकिन जब आप क्लास नोट्स रीड कर रहे हो तो कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है यहाँ पे जहाँ आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़ सर ने लिखा तो दी, मैंने लिख भी ली, बट बहुत अच्छे से समझ नहीं आई, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे या तो अंडरलाइन कर दो या गोला बना दो या कोई अपना सिंबल क्रिएट कर लो, ऐसा सिंबल या स्टार कुछ। इसका मतलब ये है कि ये मेरा एक डाउट रह गया है। कुछ लोग डी लिखना चाहें डी लिख लें, ये कोई ना कोई डाउट रह गया है मेरा। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपनी डी कॉपी के अंदर डालोगे 29 जुलाई 2017 केमिस्ट्री का टॉपिक। केमिस्ट्री के टॉपिक में ऑब्वियसली एक दिन में 2, 3, 5, 6 पेजेस भरते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरते। तो 29 जुलाई 2017 के 3rd पेज के ऊपर क्लास नोट्स में डाउट है। यहाँ 3rd पेज में यहाँ पे D1 लिखा हुआ है मैंने। ये भी हो सकता है एक ही दिन की चीज़ों में 3 या 4 डाउट हो, D1, D2, D3 लिख लो। यहाँ पे D1 लिखा है, फिर 5th पेज के ऊपर D3 लिखा है। दिस व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टमेटिक वर्किंग। जो मैंने शुरू में बोला था, मेहनत अगर सिस्टमेटिक नहीं है ना, अपनी मेहनत खराब कर दोगे। ये उसी को सिस्टमेटिक करने का, ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। ये लिखोगे। आपने प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन सॉल्व करे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, अटक गए, तो यहाँ पे उसी दिन 29 जुलाई 17 वाले दिन ही प्रैक्टिस करी है मैंने। ये कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं बनेगी, ये जो मैंने लिखा है ना, कीप योर प्रैक्टिस एंड क्लास नोट्स कॉपी सेपरेट, यहाँ और लिख लो ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की 2 कॉपी चलेंगी, एक नोट्स की और एक प्रैक्टिस की। यहाँ पे ये डी कॉपी एक ही चलेगी, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, मैंने प्रैक्टिस की केमिकल इक्विलिब्रियम का, एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 9, ये सारे मेरे डाउट है। स्टूडेंट ये 2 मिनट की मेहनत नहीं करते, मॉड्यूल में ही मार्क कर लेंगे, ये डाउट है मॉड्यूल क्लास में ले जाएंगे। दैट इज जस्ट लेजीनेस, आलस कर रहे हो, उससे बचना है। रात को सोने से पहले डी कॉपी पूरी भर जानी चाहिए, मेरे डाउट क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। थ्योरी नोट्स में ये भी हो सकता है, यहाँ पे आपने सेल्फ नोट्स पढ़े एनसीईआरटी में, नोट्स तो बना लिए मगर यहाँ पे डाउट रह गया, तो इसको डिफॉल्ट लिख दो कि कुछ गड़बड़ है। तो सर से पूछेंगे कि सर आपने ये पढ़ाया था एनसीईआरटी में, ये लिखा है, ये कन्फ्यूजन है। फिर जब सर बताएंगे तो इसी के सामने डीसी लिखे हुए, डाउट क्लैरिफाइड, और यहीं पे क्लास नोट्स में जो चीज़ का क्लैरिफिकेशन है वो इसी के सामने होगा, अलग से नए पेज पे नहीं होगा। चाहे यहाँ पे लाइन लगा के ऊपर लिख लो, यहाँ लिख लो, डाउट क्लैरिफिकेशन हमेशा D2 का DC, D2C यहीं पे होगा, D1C यहीं होगा, उसी पेज पे क्लास नोट्स में। कभी डाउट क्लैरिफिकेशन कहीं और नहीं जाएगा। W कॉपी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस टोटली रिलेटेड टू प्रैक्टिस, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी मैंने एक चीज़ बताई, क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई किया, सॉल्व किया, नहीं हुआ, आपने दोबारा ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया, 3rd पे चले गए। कई बार क्या होगा, प्रैक्टिस करते हुए आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, लेकिन जब पीछे एक्सरसाइज का आंसर देखा तो वो आंसर गलत है। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर प्रिपरेशन। जबकि स्टूडेंट कैटेगराइज नहीं करते, इसको और इसको बराबर ही मानते हैं, सॉल्व नहीं हुआ या गलत हुआ। अगर आंसर आ गया और वो आंसर गलत आया, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये तो वो है जिसमें आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, ये वो है जिसमें आप एक ऑप्शन मार्क करके आगे जाओगे या नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं होते। सो 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नो आंसर लुकिंग फॉर 2 to 3 आवर्स। अभी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा हूँ या बैठी हूँ तो घड़ी देख के बैठेंगे, जितना टाइम अवेलेबल है 2 से 3 घंटे होना चाहिए। 3 घंटे तक मैं आंसर नहीं देखूंगी, मैं क्वेश्चन ही करते रहूँगी। मैं आंसर तब देखूंगा जब पूरा 3 घंटे खत्म होंगे, अलार्म बजेगा। क्यों आपको 3 घंटे लगातार क्वेश्चंस करने की घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्यों एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, तो दिमाग को 3 घंटे लगातार चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हर सेशन में 100 मीटर की रेस में दौड़ना है तो घर पे रोज़ 100 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टॉप वॉच लेके। आज 100 मीटर दौड़ने में 74 सेकंड लगे, तो कल जान लगा दो 100 मीटर दौड़ने में 72 सेकंड लगने चाहिए।
फिर टारगेट बना लो 1 महीने बाद 100 मीटर दौड़ने में 60 सेकंड लगने चाहिए, तब वो रेस की तैयारी होगी। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए डेली 3 घंटे में नोट करो कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और धीरे धीरे हर 10 दिन 15 दिन में उस डायरी में नोट करते रहो, कहीं ना कहीं एक अलग डायरी बना के कि मैं 3 घंटे में कितने सॉल्व कर पाता हूँ, और वो बढ़ने चाहिए। और उसको नीट से मैच मत करना, क्योंकि एक चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है। तो एवरेज आपके पास नीट में एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होता है, सब जानते हो अच्छे से। यहाँ पे आपको 40% टाइम कम लेना है, क्योंकि एक ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मिक्स नहीं है ये, क्योंकि अभी तैयारी शुरू करी है हमने। तो एवरेज आप मान के चलो पर आवर अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस होने चाहिए। एफिशिएंसी इज ऑफ 100, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट वीक हैं, परफॉर्मेंस कम है, तो वो 80 से नीचे ना जाएं। एक ही चैप्टर के खींच रहे हो तो 1 घंटे में कम से कम 80 होने चाहिए, और थोड़ी डिसेंट है तो 100 आ जाएगा। जू बॉटनी में नो डाउट मिनिमम 120 होता है, जहाँ थ्योरी है पढ़ के टिक करना होता है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 100 की स्पीड आनी चाहिए अगले 4 से 5 महीने में। और ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया और ये गलत आया, इसको उठा के आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे कि एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 12, 15 ये वो क्वेश्चन है जो पहली बार में मुझसे गलत हुए। हो सकता है यहाँ पे आप आंसर देख के जब आप रीचेक कर रहे हो 3 घंटे बाद गलती मिल गई, फिर इसको ठीक कर लिया, ऐसे ऐसे कई बार होता है ना, आंसर देख के गलती समझ आ जाती है, हम ठीक कर लेते हैं, फिर ये डाउट में नहीं डालते हैं। लेकिन अगर देखने आंसर देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो इसको उठा के यहाँ डाउट में भी लेना है, क्योंकि डाउट डी कॉपी तो वो है जो आप लेके जाओगे इंस्टीट्यूट, टीचर से डाउट पूछोगे या फ्रेंड से पूछ के क्लियर करोगे। डब्ल्यू कॉपी कभी इंस्टीट्यूट नहीं जाएगी, आपके अपने लिए। डब्ल्यू कॉपी किसी को नहीं दिखानी है, आपके लिए। बस इसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो पहली बार में आंसर गलत आए, भले ही दूसरी बार में खुद ठीक किया या डाउट पूछ के ठीक किया। ऑब्वियसली अगर डाउट पूछ के ठीक किया तो इसके सामने उसका करेक्ट सॉल्यूशन आएगा, डाउट क्लैरिफिकेशन आएगा, या करेक्ट सॉल्यूशन आएगा, या आपने खुद कर लिया तो यहीं पे करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर पहली बार में आंसर गलत आ रहा है और आप आगे बढ़ गए और लास्ट के चेकिंग में पता चला ये गलत हुआ है और तुक्का नहीं मारा था, तो उसको डब्ल्यू कॉपी में जरूर लिखना है। और इसको 1 in 7 days रिव्यू करना ही है। 7 दिन में एक बार कम से कम आप इसको रिवाइज करेंगे ही करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे, संडे बैठ गए रात को शाम को डब्ल्यू कॉपी में पिछले हफ्ते में मैंने जितनी भी रॉन्ग किए थे पहली बार में, उन क्वेश्चंस को उठा के दोबारा देखना है। एक बात फिर बता रहा हूँ सारे स्टूडेंट को, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, चाहे आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, टफ कर रहे हो, क्वेश्चन की इजी और टफनेस को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। बार बार करना है तो सारे करने हैं, चाहे ये इजी क्वेश्चन गलत हुआ है तो भी इसको दोबारा देखना है। जो स्टूडेंट इजी और टफ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है, ये इजी है ये तो बेकार है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वो स्काई हाइट्स पे नहीं पहुँच सकता। हाँ, डिसेंट लेवल इंटेलिजेंस है, पुरानी मेहनत है, पहुँच जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बाकी सबकी अब तक की जो पास्ट मेहनत है उसी से आगे चलोगे तुम लोग। सो दिस ऑल अबाउट डी कॉपी और डब्ल्यू कॉपी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। गोल बेस्ड वर्किंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, D1, D2, D3 लिखना, DC लिखना, डाउट क्लैरिफाई कर लिया, करेक्ट सॉल्यूशन लिखना। कोई क्वेश्चन पे अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है लेकिन कुछ क्रिटिकलिटीज़ है, उसके ऊपर टैग लगा दिया। बट वो टैग कैसे लगाओगे, अपनी खुद की लैंग्वेज में लगाओ। हमारी आदत क्या होती है, जगह जगह IMP लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हारी कॉपी में, होता है ना, IMP लिखते चले जाते हैं। उससे ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी को कुछ नहीं पता। जहाँ पे D1 लिखा है मतलब वो डाउट है, पहली बार में कन्फ्यूजन था, फिर एरो लगा के DC लिखा है मतलब ये क्लैरिफाइड है। तो इन डाउट्स को रिवाइज करो। क्लास नोट्स की कॉपी में कोई कन्फ्यूजन लिख रहा है, वहाँ पे अपना टैग लगाओ, T1 लिख लो। T का कोई मीनिंग नहीं है, बट T1 का मतलब ये है कि मुझे पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आया लेकिन 2-3 बार पढ़ के समझ लिया,
ताकि जब भी दोबारा पढ़ोगे कहीं T1 लिखा है तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे। T2 लिख लो कहीं पे। T2 का मीनिंग ये होगा कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही बाउंस हो गई, समझ ही नहीं आ रही, तो अच्छा यार 100% पे अभी नहीं जाना है, इसको तो छोड़ना है। लिख लिया है, नोट्स बना लिए, स्किप नहीं करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ते जाओ, नोट कर लो। अभी T2 लिख देंगे, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब T2 को पकड़ के ठीक करेंगे। तो इनको अपन कहते हैं टैगिंग, गोल बेस्ड वर्किंग। हमेशा वो फाइनल गोल दिमाग में है ना, तो गोल बेस्ड वर्किंग चलती। तो टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो IMP तो यूजलेस होता है सबसे ज़्यादा। कॉपी में हर जगह IMP लिखा है तो उसको पकड़ ही नहीं सकते, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। IMP की जगह T1 लिखा है, T2 लिखा है, कहीं पे IT लिख दो। IT इज अ गुड टैग। क्लास नोट्स बनाते हुए जब टीचर ने बोला ये इंपॉर्टेंट है, वहां IT लिख दो, दिस इंपॉर्टेंट बाय टीचर। तो रेदर देन IMP हम IT लिख देंगे। टीचर ने कहा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, टीचर कहते रहते हैं, वहां पे IT लिख दो कि ये टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया। और खुद कहीं पकड़ा, LN के नोट्स में पकड़ा, सेल्फ नोट्स में डाला, तो उसका नाम T5 दे दो कि ये मैंने इस जगह से पढ़ के ढूंढा और अच्छी चीज लग रही है, वो T5। और बहुत ज़्यादा नहीं, इतने टैग बना लिए खुद ही भूल गए क्या टैग है। लिमिटेड 4 या 5 टैग होने चाहिए जिसका दिमाग में रहना चाहिए। वो इतनी वर्किंग चलेगी कि वो दिमाग में इतना तेज रोटेट होंगे, कुछ भूल नहीं पाओगे। एग्जामिनेशन सेट LN और टेस्ट एनालिसिस कहने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टेस्ट होते हैं आपके और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनका सेम डे एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है, कई लोगों की आदत ख़राब होती है, 9 से 12 टेस्ट दिया, 12 बजे बाद बिल्कुल रिलैक्स हो गए, घूमने चले गए, मूवी चले गए। जिस दिन टेस्ट हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ इस पर भी लागू होती है। टेस्ट दे के जैसे ही घर पहुँचोगे, खाना नहीं खाना है, खूब सारा पानी पी लो और पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि आंसर की मिल जाती है टेस्ट के बाद। पूरा दोबारा सॉल्व करो, देखो कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, फिर वहाँ टैग लगाओ, ये मेरा D1 D2 D3 है, D कॉपी के अंदर लिखो। वहीं से टेस्ट के पेपर के क्वेश्चन उठा के W कॉपी में आज की डालो। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ये चीजें थोड़ा सा फ्लो में आई, मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई है जो कि कर नहीं सकते। इसके लिए सिर्फ दिन भर में 15 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, और D कॉपी, W कॉपी और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की। और इस वर्किंग के साथ अपनी मेहनत को डाल दो, तुम देखो क्या हो जाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस और सिर्फ मेहनत करने से अचीव नहीं होती चीज़ें। पर्सनल कैरेक्टर क्वालिटीज़ फॉर हाई सक्सेस, ये उसी से ही रिलेटेड है। खुश भी रहना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है फैक्टर पोलाइटनेस। पहले ही मैं बता चुका हूँ, चिल्लाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जहाँ ब्रेन पैनिक करता है वो नुकसान देता है। मेंटेनिंग पोलाइटनेस इन ऑल टॉक्स एंड एक्शंस, ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड पेरेंट्स। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखो, अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स की, टीचर्स की, भले ही अपने से एज में कोई बड़ा है उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करो। शांत रहो, शांत स्वभाव होना चाहिए, कूल टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है, और पोलाइट रहना है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा सेटल कर देती है कि आपकी मेमोरी मल्टीप्लाई हो जाती है कई गुना। जहाँ एक तेज आवाज़ में चिल्लाए, वो जो ब्रेन को डैमेज करता है, कम से कम 10 दिन नहीं होती उसकी रिकवरी, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम छोड़ नहीं सकते। बैलेंस मील्स, खाना पीना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स आफ्टर दी मेन मील्स, खाने के 20 मिनट बाद रेस्ट लेना है। न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना है। कहीं हॉस्टल में हो, तेल ज़्यादा है, तेल को छोड़ दो, सब्जी निकाल के बाहर रख लो। तेल कम खाना है, रिलैक्स रहना है। अननेसेसरी कोशिश करो, अवॉइड करो, ब्रेड तो खानी ही नहीं है, मैदा नहीं खाना, बिस्कुट नहीं खाने। फ्रूट्स खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, सबको आइडिया है, बट कोशिश करो कि मैदा और तेल 2 चीज़ें अवॉइड करो। कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। ब्रेन की भी जो आर्टरीज़ हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो ध्यान रखना है। एंड लास्ट इज फिजिकल फिटनेस, तो एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर एन एक्टिव ब्रेन विद गुड एनर्जी लेवल। कम से कम अर्ली मॉर्निंग अगर 6-7 बजे उठ रहे हो आइडियल, तो कम से कम 15 से 20 मिनट या तो स्किपिंग कर लिया करो, दौड़ लिया करो। कहीं बाहर नहीं जाना है, ठंड हो रही है, बारिश है, अपने ही कमरे में एक जगह दौड़ते रहो। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकली बॉडी को लगातार 15 मिनट एंगेज करना है।
वो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग कर देता है। हार्ट रेट बढ़ानी है, सीधी सी बात। हार्ट रेट पल्स नाप के देख लो, नॉर्मली कितनी होती है अपनी हार्ट रेट? जनरली सबकी नापोगे तो तुम्हारी एज ग्रुप में 70 से 85 के बीच में मिलेगी सबकी हार्ट रेट। आइडियल 72 होती है, बट तुम लोगों की 70 से 85 90 के बीच में मिलेगी। तुमको इसको 130 तक पहुंचाना है और 10 मिनट लगते हैं सिर्फ। एक ही जगह खड़े होके अप डाउन करते रहो, पैर दौड़ते रहो और अपने आप 10 मिनट तक लगे रहो घड़ी देख के। भले उस टाइम म्यूजिक चला लो, कुछ भी कर लो, हेडफोन लगा लो मोबाइल पे। वो जो 15 मिनट हैं उसके बाद तुम नापोगे, तुम्हारी आराम से 120 प्लस होगी, वो खुद ही पता चल जाएगा। आजकल तो मोबाइल हाथ में लेके अगर पल्स रेट वाली कोई उसके अंदर एप्लीकेशन डली है, वैसे मैं प्रेफर नहीं करता कि स्मार्टफोन यूज़ करो, पल्स रेट वैसे ही हाथ से मेज़र हो जाती है। 10 सेकंड में नाप लोगी कितनी पल्स आई, मल्टीप्लाई बाई 6। तो हार्ट रेट 120 तक लाने, उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, वो इतना फास्ट सर्कुलेट होता है ब्रेन के अंदर, फ्रेश ऑक्सीजन 15 मिनट में इतनी सप्लाई होती है कि पूरे दिन फ्रेशनेस रहती है। ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर है, सो इसको अवॉइड नहीं करना। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। दैट्स इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ें थी जिन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। इन चीज़ों के साथ अगर सिस्टमेटिकली लगोगे, अपने आप तुम देखना आने वाले 20 से 25 दिन में कंसिस्टेंसी की पावर वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कंसिस्टेंटली लगो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला टाइम वेट करो, अचीव करोगे। बाकी अपन वापस मिलेंगे रिव्यू सेशन में। थैंक यू वेरी मच।